नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 31, 32 और 33 के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डकैती के मामले की सुनवाई करते वक्त कहा कि डकैती का आरोप साबित करने के लिए पहले लूट साबित होनी चाहिए। क्या था वो मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया? तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 310(2) के तहत डकैती शामिल थी, जो पहले यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत 395 धारा के अंतर्गत थी। यानी कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के बावजूद भी डकैती के आरोप को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने माना कि चोरी, लूट और डकैती के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व इस मामले में उपस्थित था। कोर्ट ने पाया कि बाद में पूरी तरह बहाली और सौहार्दपूर्ण समझौते ने इस आरोप को और भी कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह अपील प्रशांत प्रकाश रत्ना पारखी व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और हाईकोर्ट के 31 जनवरी 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। क्या था वह पूरा मामला, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? महाराष्ट्र में चौपाले के पीजी पब्लिक स्कूल के एक सीनियर क्लर्क ने थाना नंबरदार तालका जिला नंबरदार में एक एफआईआर दर्ज कर इस एफआईआर में बताया गया कि 4 अक्टूबर 2024 को 6-7 अज्ञात आदमी 2 कारों से विद्यालय में यानी कि स्कूल में प्रवेश हुए और कार्यालय में घुसकर जबरन मोबाइल छीन लिए और धक्का दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 5-6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उसके कान पर थप्पड़ मारा और कार्यालय की अलमारी खोलने पर मजबूर किया। वे व्यक्ति एक चेकबुक और खाली लेटर पैड पर मोहर लगवाना चाह रहे थे। शिक्षकों को वेतन देने के लिए रखे 1.5 लाख रुपए और अन्य कैश 20,000 रुपए को उन्होंने ले लिया और साथ ही एक एचपी का कंप्यूटर था वो भी उन्होंने छीन लिया। साथ ही कार्यालय की सभी मोहरें और 5-6 बीएएमएस की फाइलें भी ले गए। एफआईआर में यह भी कहा कि आरोपियों ने इस बारे में प्रिंसिपल को बताने पर जान से मारने की धमकी और छात्रों को अपहरण करने की धमकी दी गई और इंजीनियरिंग और बीएएमएस फाइलों के बारे में पूछा। कुछ समय बाद दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। अभियुक्त गणों ने शिकायतकर्ता के साथ समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 528 जो पहले सीआरपीसी की धारा 482 थी उसके तहत याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बीएनएस की धारा 115(2) यानी गंभीर चोट, 351(2) यानी कि आपराधिक धमकी और 351(3) यानी कि जानबूझकर अपमान करने के अपराधों को यह मानते हुए रद्द कर दिया कि वे शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत, लेकिन बीएनएस की धारा 310(2) यानी कि डकैती के तहत कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि डकैती शिकायतकर्ता के लिए व्यक्तिगत अपराध नहीं थे। यह कृत्य स्कूल परिसर में हुआ और स्कूल की संपत्ति से संबंधित एक कृत्य था, इसलिए डकैती के तहत कार्रवाई को रद्द करने से मना कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पर याचिका दाखिल करते। अब जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इसके विश्लेषण थे।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें बताया गया कि समाज के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है। जो संपत्ति थी उसको वापस भी कर दिया गया। उनको कोई चोट नहीं पहुंची, इसलिए वह इस आवेदन को जारी रखने के इच्छुक नहीं है और इसे वापस लेना चाहते हैं। और एफआईआर के अनुसार जो कहा गया कि उन्होंने इतनी संपत्ति ले ली है, इतने धन लूट लिया है या छीन लिया है, उसको उन्होंने वापस कर दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 6-7 अज्ञात व्यक्ति कुछ इंजीनियरिंग और बीएएमएस की फाइलों की तलाश में आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निष्कर्ष दिए। इसमें पहला निष्कर्ष यह था कि इस मामले में बेईमानी के इरादे का अभाव था। कोर्ट ने माना कि बीएनएस की धारा 303 जो चोरी को परिभाषित करती है, यानी कि पहले थी आईपीसी में 378, इसमें चोरी का मूल तत्व बेईमानी का इरादा है, जो इसमें नहीं है। कोर्ट ने पाया कि प्राथमिक मकसद गलत लाभ के लिए चोरी करना नहीं था। एफआईआर खुद बताती है कि अभियुक्त मुख्य रूप से संस्थागत रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते थे, न कि वह चोरी करने के इरादे से आए थे। उनका नकदी आदि संपत्ति चुराने का कोई आशय नहीं था, वह सिर्फ फाइलों को लेने के लिए आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निष्कर्ष दिया कि संपत्ति लेना उनका आकस्मिक इरादा था। कोर्ट ने कथित कृत्यों को डकैती करने के किसी भी इरादे के बजाय कुछ दस्तावेजों के कब्जे को लेकर विवाद था। नकदी, चेक, कंप्यूटर लेना आकस्मिक था, न कि घुसपैठ करना। तीसरा निष्कर्ष था कोर्ट का कि इसमें गंभीर हिंसा का अभाव था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो एफआईआर में खुद बताती है कि किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची और ना ही यह क्लियर हो पाया है कि जो 6-7 व्यक्ति दाखिल हुए थे उनके पास कोई हथियार थे, यानी कि उनके पास हथियार नहीं थे और उनके द्वारा कोई गंभीर चोट कारित नहीं की गई। चौथा था कि उनके द्वारा सभी संपत्ति यानी कि कंप्यूटर, चेक, फाइल, जो नकदी सभी वापस कर दिया गया। और इस पूर्ण बहाली और समझौते ने चोरी, लूट, डकैती के लिए जो आवश्यक तत्व थे बेईमानी के इरादे को आरोप ने पूरी तरह कमजोर कर दिया है। उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डकैती के अपराध के लिए अपीलकर्ता का निरंतर आंशिक अभियोजन अनुचित और इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और उसके अनुसरण में की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।